दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की दलीय प्रणाली का विकास किस प्रकार हुआ, इस पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चर्चा कीजिए। जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई मतलब भारत को जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत की जो दलीय प्रणाली है उसका विकास किस प्रकार से हुआ, मतलब 1947 के बाद से यहाँ पर जो दलीय व्यवस्था है, जो दलीय प्रणाली है, उसका विकास किस तरह से हुआ है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चर्चा करना है। मतलब शुरुआत से क्या करना है इसके बारे में चर्चा करना है। तो बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्तों ने चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें। एक छोटी सी पहली भूमिका को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद देश ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है? जहाँ पर जनता के द्वारा चुन करके सरकार को बनाया जाता है उसी को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि चुनाव के माध्यम से राजनीतिक दल ही सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जो लोकतंत्र है वहाँ पर राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि चुनाव के माध्यम से जो राजनीतिक दल होते हैं वही सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की दलीय प्रणाली एक जैसी नहीं रही बल्कि समय के साथ इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। शुरुआत में कांग्रेस का प्रभाव बहुत अधिक था, बाद में कई दल मजबूत हुए, फिर गठबंधन सरकारों का दौर आया और उसके बाद एक प्रमुख राष्ट्रीय दल का प्रभाव बढ़ा। तो यहाँ पर हम लोग छोटी सी भूमिका को समझ लिए कि पहले जब देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसने आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। तो जो प्रमुख दल था उस टाइम आज़ादी के टाइम वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था। तो एक पावरफुल उस टाइम में पार्टी था। उसके बाद जब समय बीतता गया तो बहुत सारे दल और भी आए। ठीक है। जो कांग्रेस है वो कमज़ोर पड़ा, फिर कांग्रेस उठा, मजबूत हुआ और उसके बाद फिर ये कमज़ोर हुआ। फिर अभी बीजेपी का टाइम चला तो वही बात कहा जा रहा है कि फिर गठबंधन सरकारों का दौर आया और उसके बाद एक प्रमुख राष्ट्रीय दल प्रभाव उसका प्रभाव बढ़ा, मतलब बीजेपी का भी प्रभाव बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं किस तरह से ये जो राजनीतिक दलीय व्यवस्था है, फिर जो दलीय व्यवस्था है वो आज़ादी के बाद किस तरह से बढ़ा, इसका विकास कैसे हुआ है। पहले पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कांग्रेस प्रभुत्व का दौर। जिस टाइम में कांग्रेस का प्रभुत्व का दौर चल रहा था 1952 से लेकर 1967 तक। 1952 यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि यहीं पर पहली बार कह सकते हैं कि स्वतंत्र चुनाव हुआ था 1952 में। तो 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में भारतीय राजनीति में कांग्रेस का प्रभुत्व था। स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इसलिए देश के अधिकांश हिस्सों में उसके प्रति जनता का विश्वास था। क्योंकि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कांग्रेस का महत्वपूर्ण भूमिका रहा था देश को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, इसीलिए जो देश है हमारा भारत उसके अधिक हिस्सों में कांग्रेस के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसलिए लोगों ने वोट किसको दिया? कांग्रेस को दिया। 1951-52 में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ। ठीक है। 1951-52 में क्या हुआ? स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जिस तरह से आज होता है और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। इसके बाद 1957 और 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस ने बड़ी सफलता प्राप्त की। ऊपर जैसा कि आपने देखा 1952 से लेकर 1967 तक, 1952 से लेकर 1967 तक, क्योंकि 1952 में पहला स्वतंत्र आम चुनाव होता है जहाँ पर कांग्रेस बाजी मारता है, कांग्रेस का जीत होता है। ठीक है। उसके बाद फिर 52 के बाद 57 में चुनाव होता है, यहाँ पर भी जीत जाते हैं, फिर 62 में चुनाव होता है, यहाँ पर भी जीत जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कांग्रेस ने बड़ी सफलता हासिल की इस टाइम में। इस समय देश की दूसरी पार्टियां भी मौजूद थी। इस टाइम देश में ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस था, और भी बहुत सारी पार्टियां मौजूद थीं, लेकिन वे कांग्रेस को चुनौती देने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि कांग्रेस बहुत ही पुराना था और कांग्रेस ने देश की जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसलिए लोगों में विश्वास था कि कांग्रेस देश को आगे ले जा सकता है। इसलिए इस दौर को कांग्रेस प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। हालांकि इसे पूरी तरह एक दलीय व्यवस्था नहीं कहा जा सकता क्योंकि विपक्षी दल मौजूद थे और चुनाव भी स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धी होते थे। इसको एक दलीय व्यवस्था नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ और भी दल थे जो इसके बराबरी चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि वो जीत नहीं सके लेकिन विपक्ष में वो थे और जो कांग्रेस है उसकी आलोचना वो कर रहे थे, उनके नीतियों के बारे में बोल रहे थे, उनके कामों पर नज़र रख रहे थे। ठीक है। इसलिए इसको एक दलीय व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। विपक्षी दल मौजूद थे और चुनाव भी स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धी होते थे। इस दौर में कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग विचारों वाले नेता और समूह मौजूद थे, इसलिए कांग्रेस एक जैसी बड़ी राजनीतिक छतरी की तरह थी। कहा जा रहा है कि इस टाइम में जो कांग्रेस पार्टी था उसके नीचे बहुत सारे क्या है तो विद्वान लोग थे। ठीक है। जिसके नीचे विभिन्न वर्गों, विचारों और हितों के लोग शामिल थे। तो कांग्रेस उस टाइम में बहुत बड़ा एक छतरी की तरह काम करता था जिसके नीचे बहुत सारे विद्वान लोग काम करते थे। दूसरा दौर आया कांग्रेस प्रभुत्व को चुनौती देने का दौर। कांग्रेस का जो प्रभुत्व था 1952 से लेकर के 1967 तक, उसका चुनौती का
दौर शुरू होता है 1967 से लेकर 1977 तक। यहीं आप लोग देखते हैं कि जो इमरजेंसी लागू होता है 1975 में, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। इसी को कांग्रेस की प्रवृत्तिगत चुनौती का दौर कहा जाता है। 1967 में चौथे आम चुनाव में भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। कांग्रेस को केंद्र में तो सरकार बनाने का अवसर मिला, लेकिन कई राज्यों में उसे भारी नुकसान हुआ। 1967 में जब चुनाव हुआ तो केंद्र में तो सरकार कांग्रेस का बन गया, लेकिन बहुत सारे राज्यों में क्या है तो अलग अलग पार्टियों का भी सरकार देखने को मिला। तो ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेकिन कई राज्यों में उसे भारी नुकसान हुआ। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों ने मिल करके सरकारें बनाई। बहुत सारे जो गैर कांग्रेसी दल थे उन्होंने मिल करके सरकार बना लिया अलग अलग राज्यों में, चाहे वो गठबंधन सरकार हो या फिर स्वतंत्र सरकार हो। इस से उन्होंने क्या किया, अलग अलग राज्यों में सरकार बना ली जो गैर कांग्रेसी थे। इस समय कांग्रेस के अंदर भी मतभेद बढ़ने लगे। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1969 में क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिससे पार्टी की आंतरिक कमजोरी सामने आई और इससे पता चला कि जो पार्टी बहुत ही कमजोर है। दूसरी ओर समाजवादी, जनसंघ तथा अन्य विपक्षी दलों का प्रभाव बढ़ने लगा। और दूसरी तरफ क्या, जो समाजवादी पार्टी था, जो जनसंघ पार्टी था, उस तरह से और भी बहुत सारे विपक्षी दल थे, उसका प्रभाव बढ़ने लगा था। 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया। आपको पता है कि 1975 में क्या है तो देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाया गया था। इसके कारण राजनीतिक स्वतंत्रता और विपक्षी गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। और 1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद आम चुनाव हुए और कांग्रेस को पहली बार केंद्र में सत्ता से बाहर होना पड़ा। जब 1975 में आपातकाल लागू किया गया था, ठीक है, जो इमरजेंसी उसको लागू किया गया था, और उसके बाद जब 1977 में आपातकाल खत्म हुआ, आम चुनाव कराया गया, तो उस टाइम में जो कांग्रेस है वो हार गई थी। ठीक है, पहली बार क्या, तो केंद्र में सत्ता से वो बाहर हो गया था। कौन, कांग्रेस। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग दौर देखते हुए है जनता पार्टी का दौर। अब यहाँ से जनता पार्टी का दौर शुरू होता है 1977 से लेकर 1980 तक। दोस्तों, हम आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जेएमएम के बारे में सब कुछ करा चुके हैं। अगर आप उस चीज़ को जाकर देख लेते हैं तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं जनता पार्टी का दौर आया 1977 से लेकर के 1980 तक। 1977 के चुनाव में कई विपक्षी दल एक साथ आए और जनता पार्टी के रूप में एकजुट हुए। बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो एक साथ आए और गठबंधन किया। ठीक है, इसको बोलते हैं गठबंधन करना। तो 1977 के चुनाव में कई विपक्षी दल एक साथ आए और जनता पार्टी के रूप में एकजुट हुए। जनता पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष ने चुनाव में कांग्रेस को हरा दिया और केंद्र में सरकार बनाई। जो गठबंधन वाला सरकार है वो उस टाइम में बना था। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और इसी टाइम जो मोरारजी देसाई है वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह भारतीय दलीय प्रणाली के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी अन्य राजनीतिक समूह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी। लेकिन जनता पार्टी के अंदर अलग अलग विचारों नेताओं के बीच मतभेद बढ़ते गए। आपसी संघर्ष के कारण सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पार्टियों ने मिल करके गठबंधन किया था और आपसी मतभेद होने के कारण जो संघर्ष बढ़ गया और इसके कारण जो सरकार है वो अपना कार्यकाल को पूरा नहीं कर सका। और 1979 में सरकार का संकट सामने आया। सरकार का क्या, तो संकट सामने आया। अंततः 1980 में फिर आम चुनाव हुए और कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई। आपको पता चलेगा कि जब आपातकाल लागू हुआ 1975 में, फिर 1977 के बाद 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुआ, उसके बाद फिर से चुनाव हुए, तो उस टाइम कांग्रेस हार गया था, क्योंकि बहुत सारे जो जनता दल या फिर बहुत सारे पार्टियां थी उन्होंने गठबंधन कर लिया था और सरकार को गिरा दिया था, मतलब हरा दिया था जो कांग्रेस पार्टी था। लेकिन उन्हें बहुत सारे मतभेद हो गए, क्योंकि बहुत सारे पार्टियों से मिली हुई थी, तो आपस में संघर्ष, मतभेद, इनके कारण उनका जो कार्यकाल था सरकार का वो पूरा नहीं हुआ। और फिर 1979 में सरकार का संकट आया और सरकार खत्म हो गया और अंततः 1980 में फिर से चुनाव होता है और फिर से वहाँ पर कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कांग्रेस की वापसी और फिर कमजोर होना। यहाँ पर जो है कांग्रेस वापस आता है और फिर से वो कमजोर हो जाता है 1980 से लेकर 1989 तक। इस दौर को हम लोग देखते हैं। 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर से बड़ी सफलता प्राप्त की। इसके बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनाई। जब इंदिरा गांधी आते हैं तो सरकार का कह सकते हैं जो फ्लो है वो ठीक चलता है, सरकार जो है, जो कांग्रेस सरकार है वो सही से चलता है। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। 1984 में क्या, तो इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद हुए चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को बहुत बड़ी चुनावी सफलता मिली। कुछ टाइम तक जो राजीव गांधी हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो देश को चलाते हैं। लेकिन 1980 के दशक के अंत तक कांग्रेस का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कई क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा और विपक्षी राजनीति मजबूत हुई। 1989 के चुनाव के बाद केंद्र में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार का दौर कमजोर पड़ने लगा।
जो स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है उसका दौर कमजोर होने लगा। मतलब कह सकते हैं कि पहले कांग्रेस था, जैसे मान लीजिए 500 सीट है, ठीक है, 500 सीट है, तो कितना लाना चाहिए, कम से कम 251 चाहिए। 250, 500 होता है, तो 250 से एक सीट ज़्यादा चाहिए आपको अकेले सरकार बनाने के लिए, तो 251 सीट चाहिए। तो जो कांग्रेस है वो पहले 251 सीट ला रहे थे, या फिर 250, 270, 280 इस तरह से, ठीक है। तो मतलब जो पूर्ण बहुमत वाला सरकार है वो बन रहा था। लेकिन जब इस राजीव गांधी आए उसके बाद जब यहाँ पर सरकार आया, सरकार बनना शुरू हुआ, फिर से चुनाव होने शुरू हुए, तो इस टाइम में क्या हुआ, केंद्र में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार का दौर कमजोर पड़ने लगा। मतलब अब पता नहीं चल रहा था कि कौन सरकार बना सकता है, क्योंकि किसी का 150 आया है, किसी का 200 आया है, किसी का 50 आया, इस तरह से, ठीक है। और गठबंधन तथा सहयोग की राजनीति का प्रभाव बढ़ने लगा। और यहाँ से क्या होता है, तो गठबंधन का जो सरकार है उसका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है, लोग गठबंधन का सरकार बनाना शुरू करते हैं। पांचों जो दौर देखते हैं हम लोग वो है गठबंधन राजनीति का दौर। अब यहाँ से गठबंधन राजनीति का दौर शुरू होता है 1989 से लेकर के 2014 तक। 1989 के बाद भारतीय राजनीति में गठबंधन और अल्पमत सरकारों का दौर शुरू हुआ। मतलब क्या है, तो बहुत सारे यहाँ पर पार्टियां आई और बहुत सारे पार्टियों ने मिल करके केंद्र में सरकार बनाया, क्योंकि एक अकेले को पूर्ण बहुमत मिल ही नहीं रहा था। तो इसको बोलते हैं गठबंधन राजनीति का दौर, 1989 से लेकर 2014 तक। 1989 के बाद भारतीय राजनीति में गठबंधन और अल्पमत सरकारों का दौर शुरू हुआ। किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण कई दलों को मिलकर के सरकार बनानी पड़ी। गठबंधन का जो सरकार है उसका दौर यहाँ से शुरू होता है। 1990 के दशक में जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा। यहीं से जो है, जो भारतीय जनता पार्टी है उसका प्रभाव बढ़ता है। 1996 में केंद्र में अस्थायी बहुमत न होने के कारण सरकारों में तेजी से परिवर्तन हुआ। फिर 1996 में क्या होता है, केंद्र में अस्थायी बहुमत न होने के कारण जो सरकार है उनमें तेजी से परिवर्तन होता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जैसे गठबंधन सामने आए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, तो दो गठबंधन बनते हैं बड़े बड़े। एक तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो बनता है वो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और दूसरा जो कांग्रेस के नेतृत्व में बनता है उसका नाम है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इस तरह से दो बड़े गठबंधन सरकार बनाए जाते हैं, ठीक है, गठबंधन सामने आते हैं। 2004 और 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी। जब 2004 में चुनाव हुआ तब कांग्रेस का सरकार, हालांकि वो गठबंधन सरकार था। फिर 2009 में जो चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस का सरकार, वो भी क्या था, वो भी था आपका गठबंधन सरकार। लेकिन जब 2014 में चुनाव होता है तो वहाँ पर गठबंधन सरकार खत्म हो जाता है और बीजेपी का सरकार बनता है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस दौर में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि केंद्र की सरकार को चलाने में उन्हें सहयोग देना पड़ता था। जो क्षेत्रीय दल थे, ठीक है, उनको क्या है, तो केंद्र को चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका देनी पड़ी। मतलब जो छोटे छोटे दल थे उनको भी वहाँ पर जाकर के सहयोग देना पड़ा, गठबंधन करना पड़ा, तब जाकर के केंद्र में सरकार बन सकता था। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों में भी 2004 और 2009 में कांग्रेस सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी रही थी। उस टाइम भी कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट मिला था, लेकिन वो पूर्ण बहुमत नहीं था, जिसके कारण गठबंधन करना पड़ा था। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग 2009 के बाद के चुनाव को देखते हैं। छठा जो यहाँ पर दौर हम देखते हैं वो एक प्रमुख दल का उभार। उसके बाद 2014 से एक प्रमुख दल का उभार होता है जो कभी भी केंद्र में सरकार नहीं बना सका था, उसका होता है बीजेपी का, ठीक है। पहले बीजेपी ने सरकार बनाया था लेकिन वो बीजेपी उस टाइम में नहीं था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2014 से लेकर के 2019 तक का जो दौर है, हालांकि जीत तो अभी भी गया है, लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक का हम लोग देखते हैं। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में 282 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। इससे केंद्र में फिर से एक दल की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार का दौर आया। आपने देखा था कि पहले सिर्फ कांग्रेस था जिसके पास पूर्ण या फिर स्पष्ट बहुमत का सरकार बनाने का शक्ति था, फिर वो धीरे धीरे घटता चला गया। फिर गठबंधन सरकार का दौर आया, बीजेपी हो या फिर जो अन्य बहुत सारे दल हैं वो मिलकर के एक बार केंद्र की सरकार जो वहाँ पर पहले कांग्रेस की सरकार था उसको हरा देता है। फिर कांग्रेस वापस आती, फिर कांग्रेस कमजोर पड़ने लगता है, फिर वो लोग गठबंधन करके सरकार बनाते हैं और फिर से बीजेपी का दौर शुरू हो जाता है। 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। इस प्रकार 2014 और 2019 में केंद्र में एक प्रमुख दल के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनी। यहाँ पर जो 2014 और 2019 में सरकार बनाया गया था वो किसी भी गठबंधन का नहीं, क्योंकि उनके पास अकेले क्या है, तो स्पष्ट बहुमत था, तो वो अकेले सरकार बना सकते थे। हालांकि भारत में अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल अभी भी सक्रिय रहे, इसलिए इस समय भी भारतीय दलीय प्रणाली को केवल एक दलीय व्यवस्था नहीं कहा जा सकता।
इसमें एक प्रमुख राष्ट्रीय दल के साथ अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मतलब सिर्फ आज के टाइम में देख सकते हैं कि सिर्फ बीजेपी का सरकार है अकेले, क्योंकि 2014 में 2019 में उनका स्पष्ट बहुमत का सरकार बना था, लेकिन फिर भी इसको एक दलीय प्रणाली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि और भी बहुत सारे दल रहे थे जो विपक्ष में रहे थे। जैसे कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है तो विपक्ष में रहा था, इसलिए इसको एक दलीय प्रणाली नहीं कहा जा सकता। फिर आता है अगला जो दौर, वो है 2024 के बाद की स्थिति। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी रही, लेकिन इस बार उसे अकेले स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसलिए सरकार बनाने के लिए उसे अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के सरकार बनानी पड़ी। इससे भारतीय दलीय प्रणाली में गठबंधन और सहयोगी दलों की भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो गई। आपने देखा पहले कांग्रेस अकेले सरकार बना रही थी, फिर बहुत सारे जो दल हैं मिलकर के कांग्रेस को हरा देते, फिर जो कांग्रेस वो बहुमत प्राप्त करता है, कांग्रेस का सरकार बनता है। फिर कांग्रेस कमजोर पड़ने लगता है तो वो गठबंधन करके सरकार बनाता है। फिर कांग्रेस क्या है तो कमजोर पड़ता है और बीजेपी की सरकार बन जाता है। फिर बीजेपी 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। फिर बीजेपी कमजोर होता है तो बीजेपी क्या करता है, गठबंधन करके फिर से क्या तो सरकार बना लेता है। इस प्रकार 2014 और 2019 के स्पष्ट बहुमत वाले दौर के बाद 2024 में फिर यह दिखाई दिया कि केंद्र की राजनीति में केवल एक ही दल नहीं बल्कि सहयोगी और क्षेत्रीय दल भी सरकार बनाने और चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो फिर से गठबंधन सरकार यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर भारतीय दलीय प्रणाली में प्रमुख परिवर्तन देख लेते हैं कि जो भारतीय दलीय प्रणाली है उसमें प्रमुख परिवर्तन क्या क्या हुए हैं। कहा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भारत की दलीय प्रणाली में मुख्य रूप से ये परिवर्तन दिखाई देते हैं और आपको बिंदु बनाकर के ये लिख देना है। पहले जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो है शुरुआती समय में कांग्रेस का बहुत अधिक प्रभुत्व रहा। ये शुरुआत है, मतलब यहाँ से शुरुआत होता है जब आज़ाद होता है देश। उसके बाद से 1967 के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती मिलने लगी। 1977 में पहली बार कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हुई। इस तरह से क्या है तो सत्ता में परिवर्तन देखने को मिलता है। भारत की जो दलीय प्रणाली उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर 1989 के बाद गठबंधन और अल्पमत सरकारों का प्रभाव बढ़ा। जो गठबंधन सरकार है गैर कह सकते हैं कि जो गैर कांग्रेसी उसका सरकार यहाँ पर बनता है। फिर दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई और 1990 और 2000 के दशक में गठबंधन सरकारें भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषता बनी। यहीं पर आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस वो छोटे छोटे दल के साथ मिलकर के सरकार बनाने का काम करती है। उन्हें 2014 और 2019 में एक प्रमुख दल को स्पष्ट बहुमत मिला और केंद्र में मजबूत सरकार बनी। यहाँ से बीजेपी का प्रभुत्व शुरू होता है। अकेले वो क्या करता है, बहुमत प्राप्त करता है और सरकार बनाने का काम करता है। लेकिन फिर 2024 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन उसे अकेले बहुमत नहीं मिला, इसलिए सहयोगी दलों की भूमिका फिर महत्वपूर्ण हो गई। आपको पता है कि फिर से यहाँ पर इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला और कह सकते हैं कि इसको फिर से सहयोगी जो दल है उसका समर्थन लेना पड़ा। इसके बावजूद भारत की राजनीति में बहुदलीय व्यवस्था और क्षेत्रीय दलों का महत्व बना हुआ है। ये होना चाहिए क्योंकि अकेले यहाँ पर कोई भी दल सरकार हमेशा नहीं बना सकता, उसको पटकनी मिल जाता है। तो इस तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जो भारत की दलीय प्रणाली उसका विकास हुआ है। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख देंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत की दलीय प्रणाली ने कांग्रेस के प्रभुत्व से शुरू होकर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, गठबंधन राजनीति और फिर एक प्रमुख दल के मजबूत उभार तक का सफर तय किया है। समय के साथ राजनीतिक दलों की संख्या और भूमिका दोनों बढ़ी है। विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों ने भारतीय राजनीति को अधिक विविध बनाया है। 2024 के चुनाव के बाद भी यह स्पष्ट है कि भारत में राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय और सहयोगी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी। अब राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, क्षेत्रीय दल क्या, ये चीज़ आपको पहले बता चुके हैं। इसलिए भारत की दलीय प्रणाली को बहुदलीय और प्रतिस्पर्धात्मक दलीय प्रणाली कहा जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप आंसर को लिखेंगे और छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर देंगे। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।